आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाला है स्ट्रोक के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, मिसलेनियस रेयर कॉज ऑफ स्ट्रोक, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक, पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, स्टेज ऑफ रिकवरी, इम्पेयरमेंट, टेस्ट एंड मेजर्स, इमेजिंग इन स्ट्रोक, रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस, वेरिएंट्स ऑफ रिकवरी, अ केस। इसके अलावा फिजियोथेरेपी असेसमेंट इन स्ट्रोक, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इन स्ट्रोक। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रोक का इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, मिसलेनियस रेयर केस ऑफ स्ट्रोक, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक से। स्ट्रोक का अंदर इसका इंट्रोडक्शन। स्ट्रोक इज द सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन caused by an abnormality in cerebral circulation resulting in sign and symptoms related to a specific area of the brain। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक एक सडन ऑनसेट होने वाली कंडीशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है जो सेरेब्रल सर्कुलेशन में अबनॉर्मलिटी के कारण होता है। इसके कारण से हमें ये देखने को मिल रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो इसके कारण जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया, मतलब कि फोकल एरिया के डैमेज होने से रिलेटेड होते हैं। जो पार्ट डैमेज होगा उससे रिलेटेड ही साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ब्रेन के अलग अलग पार्ट के अंदर डैमेज होता है तो उसके अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक के अंदर सडन ऑनसेट होता है, जो ब्रेन ब्लड सप्लाई जो होती है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेरेब्रल सर्कुलेशन है, इसके अंदर अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रोक इज डिफाइंड एज अ सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू disturbance in cerebral circulation with sign and symptoms lasting for more than 24 hours और leading to death। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, स्ट्रोक को डिफाइन किया जाता है कि स्ट्रोक सडन डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है, जो सेरेब्रल सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है और जिसमें साइन एंड सिम्टम 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं या फिर डेथ तक लीड करते हैं। ठीक है, ये WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है स्ट्रोक की। स्ट्रोक इज डिफाइंड एज अ सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, सडन ऑनसेट हो रहा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है ना, जो सेरेब्रल सर्कुलेशन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है और साइन एंड सिम्टम्स भी अपन को इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से ज़्यादा रहेंगे या फिर जो डेथ भी कॉज कर सकते हैं स्ट्रोक। अब उसके बाद आता है ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना। इट इज़ अ डिफाइंड एज अ सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू एन अबनॉर्मलिटी इन सेरेब्रल सर्कुलेशन विद द साइन एंड सिम्टम लास्टिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स। इसके अंदर भी वही है, स्ट्रोक की डेफिनेशन है। यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि सडन ऑनसेट हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, अबनॉर्मलिटी के कारण हो रहा है, किसके? सेरेब्रल सर्कुलेशन की। लेकिन इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या है? ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक एक सडन ऑनसेट वाली कंडीशन है, इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलप हो जाता है जो सेरेब्रल सर्कुलेशन में अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं, मतलब 24 आवर्स के से कम टाइम तक ही रहते हैं वो। इसके अंदर ये डिफरेंस है स्ट्रोक की डेफिनेशन में और ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक के अंदर, ये डेफिनेशन है इन दोनों की अलग अलग। उसके अलावा इसकी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इसके कहने का मतलब है स्ट्रोक जो है वो थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का, मतलब डेथ के टॉप 3 कॉजेस में से एक है स्ट्रोक। द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इज अबाउट 1.25 टाइम ग्रेटर मोर मेल्स देन फीमेल। तो इसका कहने का मतलब ये है स्ट्रोक की जो इंसिडेंस है वो मेल्स में फीमेल्स से लगभग 1.24 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मेल्स के अंदर ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसएबिलिटी अमंग अडल्ट। इसके कहने का मतलब है स्ट्रोक अडल्ट में डिसएबिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिसएबिलिटी स्ट्रोक के अंदर ही हमको देखने को मिलती है। उसके बाद आती है यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब है आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो जाता है जिससे ब्लड फ्लो जो है ना वो नैरो हो जाता है।
उसके अलावा सेरेब्रल थ्रोम्बस, इसका मतलब ये है कि ब्रेन के आर्टरी के अंदर क्लोट या फिर थ्रोम्बस बन जाता है। सेरेब्रल एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है जो क्लोट है, क्लोट बॉडी के किसी और पार्ट से ट्रेवल करके ब्रेन के अंदर जाके उसको ब्लॉकेज कर देता है वहाँ पर। ठीक है, सेरेब्रल एम्बोलिज्म ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एम्बोलिज्म फ्रॉम द हार्ट कार्डियक ओरिजिन। इसका कहने का मतलब है हार्ट से क्लोट निकलकर ब्रेन तक पहुँच जाता है, जिस कारण से हमको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। उसके बाद है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज का मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग हो जाती है, उस कारण से भी स्ट्रोक हो जाता है। उसके बाद है सब एक्नोइड हेमरेज। सब एक्नोइड हेमरेज के अंदर क्या होता है ना, सब एक्नोइड स्पेस में ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसके अलावा इंट्राक्रेनियल स्मॉल वेसल डिजीज, इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाती है। उसके अलावा आर्टरीज की वॉल वीक हो जाती है, बलून जैसी स्वेलिंग बना लेती है जो रप्चर हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब वो होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एंट्रोवेनस मालफॉर्मेशन। आर्टरीज और ब्रेन का जो होता है ना अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है इन दोनों का, जिस कारण से भी स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस कारण से भी हमको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। ब्लड रिलेटेड डिजीज जो होती है ना, उस ब्लड रिलेटेड डिजीज जो क्लोटिंग या फ्लो को अफेक्ट करते हैं, उस कारण से उनको यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। तो ये उसकी होती है इटियोलॉजी, काफ़ी सारी तरह की। इसके पहले अपन ने पढ़ा इसका एपिडेमियोलॉजी, और उसके ऊपर हमने इसका पढ़ा था इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे मिसलेनियस रेयर कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। इंट्रोडक्शन देख लिया, एपिडेमियोलॉजी इटियोलॉजी हमने पढ़ लिया। उसके बाद है मिसलेनियस रेयर कैसे कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है मिसलेनियस रेयर कॉजेज ऑफ स्ट्रोक, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस एंड HIV इन्फेक्शन। तो इसके अंदर ये होता है ना, जो इन्फेक्शन की वजह से ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है जो ब्रेन तक जाके ब्लॉकेज करता है। ठीक है, ये इसका एक कॉज हो गया। ट्यूमर के अंदर क्या होता है ना, ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना वो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके स्ट्रोक कॉज कर सकता है वहाँ पे। उसके अलावा पेरी ऑपरेटिव कॉजेज होते हैं, मतलब कि सर्जरी के टाइम या बाद में ये हमको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोटेंशन, बाउंड्री जोन इन्फेक्शन, ट्रोमा एंड डाइसेक्शन ऑफ नेक आर्टरीज, पैराडॉक्सल एम्बोलिज्म, फेट एम्बोलिज्म, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये सब। उसके बाद यहाँ पर आता है माइग्रेन। अब माइग्रेन के कारण किस तरह से होता है? माइग्रेन जो है ना, सीवियर माइग्रेन कभी कभी स्ट्रोक ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्रोनिक मेनिंजाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन से वेसल जो है ना डैमेज हो जाती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये भी इसका एक कोज है इसका स्ट्रोक का, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाकर क्लोटिंग रिस्क जो होते हैं ना वो इंक्रीज करता है ये डिजीजेज। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर से ब्लड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जिससे इसके कारण क्या होते हैं ना, स्ट्रोक लाइक कंडीशंस बन जाती है। उसके अलावा स्नेक बाइट, फेट एम्बोलिज्म, टॉक्सिक्स या फेट पार्टिकल्स ब्लड फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस कारण से भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर भी हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दो तरीके से, नॉन मॉडिफिएबल एंड मॉडिफिएबल। ठीक है, नॉन मॉडिफिएबल के अंदर आता है एजिंग एंड जेंडर, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, उसके अलावा सर्काडियन एंड रीजनल फैक्टर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ब्लड पैथोलॉजी, हाइपरलिपिडीमिया, उसके अलावा TIA। उसके बाद मोटिफिएबल के अंदर आता है स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डाइटरी एक्सेस, एल्कोहल कंजप्शन, इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड वेसेक्टरी। अब इसके अंदर अपन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है जेंडर एंड एजिंग एंड जेंडर। एज बढ़ने पर रिस्क जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन अपन को कंडीशन देखने को मिलती है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में हिस्ट्री हो तो रिस्क ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर सर्काडियन एंड सेसनल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है ना, दिन के टाइम या सेंचुरस में हिसाब से जो वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं, सीजन के हिसाब से, कार्डियल हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबके हिसाब से हमको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हार्ट डिजीजेस, अगर हार्ट प्रॉब्लम होती है तो क्लोट का रिस्क भी ज़्यादा होता है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है ना, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। हाइपरटेंशन, हाई BP वेसल्स में ब्लड डैमेज करता है, मतलब अगर मान लो हाइपरटेंशन है तो हाई BP जो होता है ना वो वेसल्स को डैमेज करता है।
ठीक है, उस कारण से इसका रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। फिर ब्लड फ्लो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज जो ब्लड फ्लो होता है ना वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है इसके अंदर, जिस कारण से भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा ब्लड पैथोलॉजी, ब्लड डिसऑर्डर क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं। हाइपोलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और उसके अलावा TIA के अंदर क्या होता है ना, जो स्ट्रोक होता है ना उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। फ्यूचर स्ट्रोक या फिर स्ट्रोंग वार्निंग साइन होता है एक तरीके का। उसके बाद यहाँ पर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है ना, इसको जो मॉडिफिएबल है ये वो सारे फैक्टर्स है रिस्क फैक्टर जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं ठीक खुद से। इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, एज बढ़ेगी, जेंडर का कुछ नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। सीजनल फैक्टर्स है वो जो आएंगे, इसे अगर हार्ट डिजीज़ है तो उसका से भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, तो इनको अपन इतना मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग है, स्मोकिंग को कम किया जा सकता है। ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है इसके अंदर स्मोकिंग करने से, और क्लॉटिंग जो रिस्क होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्मोकिंग कम करने से ये सारे जो फैक्टर्स है ना वो भी कम होंगे। ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इसके कारण से बढ़ता है ओबेसिटी के कारण। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसके अंदर क्या होता है ना, जो सर्कुलेशन होता है ना वो वीक हो जाता है क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। डाइटरी एंड एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, इसके अंदर क्या होता है ना, अनहेल्थी डाइट लेते हैं, अल्कोहल रिस्क जो होता है ना वो स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है ना, ब्लड इन्फेक्शन वेसल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, ब्रेन की वेसल्स को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है ना, स्ट्रेस, इनडायरेक्ट BP और हार्ट ऑफ को ये जो है ना अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, BP वगैरह ज़्यादा कम होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होता है वैसेक्टोमी, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर है, रियली एसोसिएटेड होता है इसके अंदर, इस फैक्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के वार्निंग साइन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कौन कौन से, सडन नमनेस और वीकनेस ऑफ फेस, आर्म एंड लेग्स ऑन वन साइड ऑफ बॉडी। तो उसके अंदर क्या होता है ना, अपन को नमनेस और वीकनेस देखने को मिल सकती है फेस पे, आर्म्स पे एंड लेग्स पे। मोस्टली कहाँ पे, वन साइड ऑफ द बॉडी पे, बॉडी के वन साइड पे। सडन कन्फ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो पेशेंट होगा ना, पेशेंट वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, उसके अंदर कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा वो अपनी बातों को, ये सब अपन को सडनली देखने को मिलेगा। सडन बर्निंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, जो विजन होगा वो ब्लर हो जाएगा पेशेंट का अचानक से। सडन ऑनसेट ऑफ डिजीनेस, पेशेंट को डिजीनेस फील होगा सडनली। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी लॉस देखने को मिलेगा अपन को पेशेंट के अंदर अगर उसको स्ट्रोक आया है तो। सडन सीवियर हेडेक विथ नो कॉज, आप लोगों को पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसको सडन और सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, जिसका अपन को कॉज होता है ना पता नहीं होगा। अदर इम्पोर्टेंट बट लेस कॉमन स्ट्रोक सिम्टम्स, कुछ और भी यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है पर दिए हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन से, सडन नोजिया, फीवर, वॉमिटिंग, ये सब भी अपन को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है कि पेशेंट को नोजिया हो गया है, फीवर है, वॉमिट हो रही है, उसको बार बार वायरल इलनेस देखने को मिल सकता है, ये सब। ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ना वो भी लॉस होगा पेशेंट के अंदर। उसके अलावा कॉन्शियसनेस जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फेंटिंग, कन्फ्यूजन, ये सब लोगों को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, कोमा। उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमने देखा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका, एपिडेमियोलॉजी देख ली, इटियोलॉजी देखी, कॉजेज देख लिए, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक देख लिया। उसके बाद आएंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पर होता है पेशेंट को इस्कीमिया, मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होगी ब्रेन की वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी किसी भी रीज़न से। तो उस कारण से क्या होगा, रीज़न हमने आगे देख लिया किस किस कारण से ऐसा हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई जो हो रही है ब्रेन की वो डिक्रीज हो रही है, इस्कीमिया हो रहा है, उसको अपन ने इस्कीमिया नाम दे दिया। इस कारण से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो डिक्रीज होगा ब्रेन सेल में, तो मतलब ब्रेन सेल तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है ना वो नहीं हो रही है। तो इस कारण से विद इन अ मिनट वहाँ पे सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोर इन्फार्क्ट वहाँ पर हो जाएगा, इरिवर्सिबल डैमेज अपन को देखने को मिलेगा उस एरिया में। सराउंडिंग एरिया जो कोर इन्फार्क्ट है जहाँ पे इन्वर्सिबल डैमेज हो रहा है उसका सराउंडिंग एरिया पे अपन को
जो सेल होती है ना वो कुछ कुछ लाइव मिलेगी लेकिन वो वीक होगी, ठीक है। उसको इन्होंने नाम दिया है इस्केमिक प्यूडोमना, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रल इडिमा हमको देखने को मिल सकता है, मतलब ब्रेन स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। जो इडिमा जो होगा वो पीक पे चला जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। इसके कारण से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, IPA। ब्रेन शिफ्ट हो जाएगा अपोजिट साइड एंड डाउनवर्ड्स हमको देखने को मिलेगा ब्रेन। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीवर केस हो जाएगा ये। अगर ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पेशेंट के अंदर हमको डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, सेरेब्रल इडिमा के कारण, इंक्रीज होने के कारण। उसके बाद आता है इसका रिकवरी फेज। ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इसका रिकवरी फेज आएगा, जो इडिमा होगा ना वो डिक्रीज होगा और जो पेशेंट होगा डिसअपियर इन 2 to 3 वीक, ठीक है। तो इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी की किस तरह से हो रहा है इसको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे भी नेक्स्ट वाले पेज पे। When blood supply to the brain is reduced or stopped, ischemia, brain cell do not get oxygen. This cause permanent damage within a few minutes. तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे जो हमने आगे शॉर्ट में पढ़ा वो यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होती है या फिर कंप्लीटली रुक जाती है तो ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिस कारण से कुछ मिनट के अंदर ही परमानेंट डैमेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। द मेन डैमेज एरिया इज कॉल्ड द कोर इन्फार्क्ट एरिया। तो जहाँ पे जो डैमेज होता है ना उसको कोर इन्होंने कहा है या फिर उसको इन्फार्क्ट एरिया अपन कह सकते हैं। अराउंड दिस कोर देयर इज अनदर एरिया कॉल्ड द इस्कीमिया पेनिम्ब्रा, ठीक है। इसका एक अलग से एक नाम दे दिया। इसको क्या अपन कहते हैं, जो कोर एरिया है ना उसके आसपास और भी सेल्स वगैरह होती है, तो उस एरिया के अराउंड में जो भी डैमेज हो रहा है जो भी है वहाँ पे एरिया अराउंड द कोर अनोदर एरिया, उसको अपन ने नाम दे दिया यहाँ पे इस्केमिक प्यूनर्मा, ठीक है। सेल देयर आर स्टिल अलाइव बट वीक। तो यहाँ के सराउंडिंग जो सेल्स होती है ना वो स्टिल अलाइव होती है लेकिन वो वीक होती है। दिस सेल कैन बी सेव्ड इफ ट्रीटमेंट इज गिवन अर्ली। अगर अपन जल्दी ट्रीटमेंट दे देंगे तो इन सेल्स को अपन बचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्रेन की स्वेलिंग, जिसको अपन सेरेब्रल इडिमा कहा है। हमने आगे भी देखा था कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसको अपन ने सेरेब्रल इडिमा इसको कह रहे हैं। इस्कीमिया कोज स्वेलिंग इन द ब्रेन। जब भी इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया यहाँ पे हो रहा है, हमने देखा कि जो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई है ना वो डिक्रीज हो गई है, स्टॉप हो गई, तो उसको अपन नाम देते हैं इस्कीमिया कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो अगर ब्रेन के अंदर इस्कीमिया होता है उस कारण से स्वेलिंग अपन को देखने को मिलती है ब्रेन के अंदर, और ये स्टार्ट हो जाती है ना विद इन मिनट, कुछ मिनट्स के अंदर ये स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। द स्वेलिंग बिकम मैक्सिमम इन 3 to 4 days, और 3 से 4 दिन के अंदर जो मैक्सिमम स्वेलिंग बढ़ जाती है यहाँ पर। आफ्टर देन इट ग्रेजुअली डिक्रीज, कुछ दिनों बाद ये थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। यूजुअली गोज अवे इन 2 to 3 वीक, और 2 to 3 वीक के अंदर ये चली जाती है। इंक्रीज प्रेशर, स्वेलिंग इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ रही है तो उसका आंसर इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, IPA इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसको अपन ने कहा है। तो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। स्वेलिंग इंक्रीज होगी तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्वेलिंग इंक्रीज है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्वेलिंग बढ़ेगी तो उसका आंसर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस मीन्स प्रेशर इनसाइड द स्कल इंक्रीज। तो इसका कहने का मतलब ये है जो प्रेशर है वो स्कल के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर, अब इस हाई प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है ना, द ब्रेन में शिफ्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। जो ब्रेन है, ब्रेन की जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। टू द ऑपोजिट साइड और डाउनवर्ड, ऑपोजिट साइड चला जाएगा या फिर डाउनवर्ड चला जाएगा। दिस कैन मेक द पेशेंट कंडीशन वर्स। तो जिस कारण से क्या होगा ना, स्वेलिंग बढ़ रही है, स्वेलिंग बढ़ने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है और जो ब्रेन है ब्रेन शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड एंड ऑपोजिट साइड, तो ये जो कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब होती चली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ब्रेन स्वेलिंग सेरेब्रल इडिमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट स्ट्रोक। अगर एक्यूट स्ट्रोक है और वहाँ पे ब्रेन स्वेलिंग हो रही है तो इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। डेथ भी पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इट इज़ मोर कॉमन इन लार्ज स्ट्रोक स्पेशली इन्वॉल्विंग MCA और ICA। अगर मान लो मिडल सेरेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, तो इज द मोस्ट कॉमन इन, और तो जो कंडीशन होती है ना वो अपन को इस केस के अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर MCA और ICA इन्वॉल्व हो रहा है तो डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो साइनम सिम्टम्स है पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन।
आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, मिसलेनियस रेयर कॉज ऑफ स्ट्रोक, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक, पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में अंदर हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर अपन देखेंगे इसकी रिकवरी कैसे होती है, इम्पेयरमेंट्स क्या क्या हो जाते हैं, टेस्ट कैसे करवाते हैं और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।